हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है उपभोग फलन द कंजप्शन फंक्शन। उपभोग फलन जो है वो जे.एम. कीन्स का जो रोज़गार और आय का सिद्धांत होता है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। जो रोज़गार आय का सिद्धांत के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उपभोग को स्पष्ट करते हुए दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। पहली है क्लासिकल व्यू या फिर प्रतिष्ठित विचारधारा। क्लासिकल व्यू के अकॉर्डिंग उपभोग और बचतें यानी कंजप्शन और सेविंग्स होते हैं, उनका ब्याज की दरों पर निर्भर करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करते हैं। इसके विपरीत एक दूसरी विचारधारा है जो कि है कीन्स की विचारधारा या फिर जो कीनीजियन व्यू कहते हैं जिसे। इसके अनुसार उपभोग का सीधा संबंध आय से होता है। यदि किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा होगी तो वो उपभोग भी अधिक करेगा, और अगर व्यक्ति की आय कम है तो वह उपभोग को कम कर देगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है उसको हम दो चीज़ों का जोड़ होता है या उसको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। कौन सी है? इसको हम अगर इस इक्वेशन से देखें तो यहाँ पे लिखा है y, उसके नीचे है छोटा d इज़ इक्वल्स टू c प्लस एस। वाई डी का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम या फिर खर्च योग्य आय। ये डिस्पोजेबल इनकम है, इसलिए हम इसमें y के साथ में एक सबस्क्रिप्ट में छोटा d लिख देते हैं, अर्थात वह आय जिसको खर्च किया जा सकता है, या फिर जैसा हमने देखा था डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, वह इनकम जो कि सारे टैक्सेस और सारे फ़ाइन चुकाने के बाद में उपभोक्ता के फाइनली हाथों में आती है, जिससे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च कर सकता है। इसके अलावा C और S का मतलब है, यहाँ पर C का अर्थ है उपभोग या कंजप्शन से और S का अर्थ है सेविंग्स या फिर बचतें। तो जो भी खर्च करने योग्य आय होती है वो उपभोग और बचतों का कुल योग होती है, क्योंकि जितनी भी हमारे पास आय होती है उसको हम पूरे को खर्च नहीं करते हैं, उसका एक हिस्सा तो क्या करते हैं हम उपभोग में लगा देते हैं और दूसरा हिस्सा जो है बचतें करते हैं, सेविंग्स करते हैं। सेविंग्स क्यों की जाती है कि अगर आगे कंटिजेंसी में कभी ज़रूरत पड़े तो इसको हम काम में ले सकेंगे। इस तरीके से हम एक तरीका और है YD को स्पेसिफाई करने का। हम कह सकते हैं कि जो डिस्पोजेबल आय क्या होती है, जो हमारी आय है उसमें से हमने टैक्सेस को माइनस कर दिया है। टैक्सेस यानी कि जितने भी हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं या इनकम टैक्स पे करते हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो इसीलिए कीन्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो उपभोग होता है वो खर्च करने योग्य आय का फलन होता है। कंजप्शन इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, या हम इसको कंजप्शन इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा इनकम से तात्पर्य डिस्पोजेबल इनकम से ही है। इसका सीधा अर्थ हुआ कि अगर ये पॉजिटिव फंक्शन है, अगर आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा और आय कम होगी तो उपभोग भी कम होगा। तो अब देखते हैं कि उपभोग फलन का अर्थ क्या होता है। उपभोग फलन को उपभोग प्रवृत्ति भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कंजप्शन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसमें प्रोफेसर के कुरिहारा ने इसको एक्सप्लेन किया था कि उपभोग फलन जो है वो उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति जो है वो कुल उपभोग और सकल राष्ट्रीय आय का फलन होता है। अर्थात जो टोटल कंजप्शन होता है और जो ग्रॉस नेशनल इनकम होता है, इन दोनों के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसे हम कंजप्शन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। यहाँ पर जब हम कंजप्शन फंक्शन की बात करते हैं तो इसकी बात हम समष्टि लेवल पर या फिर मैक्रो लेवल पर करते हैं। अर्थात
पूरे नेशन की बात करी जाती है कि पूरे राष्ट्र का उपभोग और पूरे राष्ट्र की जो आय है उन दोनों का फंक्शनल रिलेशनशिप देखा जाता है। तो इसको हम वापस सिम्बॉलिकली या इक्वेशन के तौर पर लिख सकते हैं दैट C इज़ द फंक्शन ऑफ Y। C यहाँ पर है कुल उपभोग या फिर टोटल कंजप्शन या टोटल कंजप्शन ऑफ द इकोनॉमी, और Y होता है टोटल इनकम या फिर ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो C है वो हमारा क्या हो जाएगा, निर्भर चर हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पर डिपेंडेंट है, Y पर डिपेंडेंट है। तो Y यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर स्वतंत्र चर हो जाता है। C डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि C का सीधा सीधा जो है C पर Y का प्रभाव पड़ रहा है। अगर आय ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली हमारे हाथ में आय अगर ज़्यादा होगी तो हम उपभोग भी ज़्यादा करेंगे। किसी कारण से हमारी आय कम हो जाती है या किसी महीने में कम आय आती है तो हम उसका उपभोग भी कम करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उपभोग फलन जो होता है वो आय के भिन्न भिन्न स्तरों पर कुल उपभोग व्यय के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। कितना उपभोग किया जाएगा एक पर्टिकुलर आय होने पर। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन is the schedule of the various amounts of consumption expenditure corresponding to different levels of income। उपभोग फलन को जब हम पढ़ते हैं तो भी यहाँ पर हम अन्य बातों के समान रहते हुए की मान्यता को देखते हैं। जैसा कि हमने पहले अगर डिमांड फंक्शन पढ़ा है या यूटिलिटी पढ़ा है, सब में हमने ये देखा है कि अन्य बातें समान रहते हुए, तो वो अजम्पशन यहाँ पर भी लागू होती है। क्योंकि यहाँ पर हम उपभोग फलन में क्या करते हैं, उपभोग पर केवल आय का ही प्रभाव देखते हैं। अन्य बातों का जो प्रभाव उपभोग पर पड़ता है उन अन्य बातों को हम स्थिर मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं या फिर अनचेंज्ड मान लेते हैं। उपभोग फलन को समझने के लिए एक उपभोग फलन अनुसूची देख लेते हैं, जिसे हम कंजप्शन शेड्यूल भी कहते हैं। यहाँ पर दो कॉलम्स लिए हैं। एक कॉलम ने हमने लिया है आय और दूसरे कॉलम में हमने लिया है उपभोग। यहाँ पर आय और उपभोग दोनों की ही चर्चा करोड़ रुपए में की गई है, क्योंकि आय और उपभोग दोनों की बात राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हमारी आय 0 है तो उपभोग 500 करोड़ रुपए है। जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है, परंतु एक चीज़ देखने वाली है कि आय 0 होने पर भी उपभोग कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि उपभोग की आवश्यकता निरंतर पड़ती रहती है। अगर हमारे पास बिल्कुल भी आय नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ भी उपभोग करना नहीं करेंगे, बल्कि अगर हमारी आय 0 होती है तो हम चाहे दूसरे से व्यक्ति से उधार लेकर भी उपभोग करें, परंतु जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनका उपभोग नहीं रुकता है। तो इससे पता चल जाता है टेबल से कि उपभोग में और आय में दोनों में एक धनात्मक सहसंबंध होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। इसमें यहाँ टेबल पे देखने पता चल रहा है जब 0 है तो भी 500 करोड़ रुपए का हो रहा है, जब आय 1000 रुपये है तो भी उपभोग 1250 का हो रहा है, यानी आय से अधिक उपभोग हो रहा है। तो ये जो अधिक उपभोग होता है आय से, इसका कहाँ से होगा ये हम चाहे तो दूसरों से उधार लेकर कर सकते हैं, कुछ अनुदानों से कर सकते हैं। देश की अगर बात करें तो पुरानी बचतों से हो सकता है, जो पुरानी सेविंग्स करी हुई है। विदेशों से उधार या अनुदान लेकर भी ये खर्चा किया जाता है। तो इस तरीके से जब आय 2000 करोड़ हो जाती है तो उपभोग भी यहाँ पर 2000 करोड़ है, यानी कि यहाँ पर हमें कोई भी बाह्य सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना आय है उतना सारा का सारा उपभोग कर लिया गया है। और फिर इसके आगे जैसे जैसे उपभोग की आय की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे उपभोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है।
तो जब ये 2000 का जो लेवल होता है, उपभोग का जो ये 2000 का स्तर है, जब आय और उपभोग दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसे कहा जाता है बेसिक कंजप्शन लेवल या फिर आधारभूत उपभोग स्तर, बेसिक कंजप्शन लेवल। इस बेसिक कंजप्शन लेवल से आगे हम देखें तो आय में तो हज़ार करोड़ रुपए की वृद्धि हो रही है, परंतु उपभोग में वृद्धि आय के मुकाबले कम है। यहाँ पर 750 करोड़ रुपए की वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि बेसिक कंजप्शन लेवल के आगे आय में वृद्धि ज़्यादा होती है और उपभोग में वृद्धि कम होती है। यहाँ पर हमने देखा कि आय शून्य है। आय शून्य कब होती है? ऐसा स्पेशल सिचुएशंस में होता है। इकोनॉमी की बात करें तो जब किसी भी इकोनॉमी में मान लो डिप्रेशन है या फिर मंदी की स्थिति है, ऐसे अवस्था में जो है आय शून्य के बराबर होती है। और ऐसी स्थिति में लोग उपभोग करने के लिए अपने जो पुरानी बचतें करी हुई है या तो उनसे काम चलाते हैं या फिर दूसरों से उधार लेकर उपभोग करते हैं। अब कंजप्शन फंक्शन को समझने के लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है जिसमें दो अक्ष बना रखे हैं। OY अक्ष पर हमने ले लिया है उपभोग व्यय या फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और OX एक्सिस पर हमने लिया है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। यहाँ पर दो रेखा या दो कर्व्स बने हुए हैं। एक तो हमारा है ये 45 डिग्री का लाइन जो कि कर्व है OT रेखा, ये O से लेकर T तक। इस रेखा जो है ये 45 डिग्री एंगल पर है और इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जो उपभोग का स्तर है और आय का स्तर है दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब हुआ है कि जैसे जैसे आय बढ़ रहा है उसी प्रकार से उपभोग भी बढ़ रहा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता में जो उपभोग में वृद्धि होती है वो आय में वृद्धि के मुकाबले थोड़ी कम होती है। इसके बाद में दूसरा वक्र आता है CC वक्र। ये हमारा कंजप्शन फंक्शन कर्व है। ये एक सीधी रेखा है, इसीलिए हम इसे लीनियर कंजप्शन फंक्शन कर्व भी कह सकते हैं। ये बताता है कि जो उपभोग है वो आय का बढ़ता हुआ फलन होता है। कंजप्शन इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब जैसे जैसे आय बढ़ रहा है उपभोग भी बढ़ता है, हालांकि उसी स्तर से नहीं बढ़ता है। यहाँ पर जो B बिंदु है, B पॉइंट है ये वाला, ये B पॉइंट पर क्या है, जो उपभोग वक्र है, कंजप्शन फंक्शन कर्व है CC, और जो 45 डिग्री लाइन है OT, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटते हैं। तो जो B पॉइंट होता है वो हमारा सम विच्छेद बिंदु या फिर ब्रेक इवन पॉइंट कहा जा सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे जो कंजप्शन होता है और आय होती है दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल नेशनल इनकम एट द ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस बिंदु पर ब्रेक इवन पॉइंट से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा टोटल नेशनल इनकम कितनी है, OY1 है, और टोटल उपभोग कितना है, OC1 है। यहाँ पर OC1 इज इक्वल्स टू OY1 होगा। इस तरीके से फिर जब राष्ट्रीय आय बढ़कर OY1 से OY2 हो जाता है तो उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उपभोग में वृद्धि, उपभोग OC1 से OC2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उपभोग में वृद्धि है वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि के मुकाबले काफ़ी कम होती है।
तो हम कह सकते हैं कि आय में वृद्धि ज़्यादा है और उपभोग में वृद्धि जो है कंपैरेटिवली कम होती है। आय के जिस भाग का उपभोग नहीं किया जाता है वो हमारी बचतें होती हैं। और बचतों को कैसे नापा जाएगा? जो भी 45 डिग्री की रेखा होती है और हमारा उपभोग वक्र है, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, जो अनुलंब दूरी है या हम कह सकते हैं जो वर्टिकल डिस्टेंस है, उसके हिसाब से हम सेविंग्स को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर इस पॉइंट पे देखें, OS बिंदु पर देखें, ये जब हमारी आय जो है OY2 होती है, इस लेवल पर हमारा उपभोग कितना है? OC2 होता है। तो हमारा 45 डिग्री रेखा है वो इस पॉइंट पर कहाँ पर आ रहा है? S1 पर आ रहा है, जबकि हमारी उपभोग रेखा है वो यहाँ पर जो है S पॉइंट पर आती है। तो हम देखा जाए तो यहाँ पर 45 डिग्री रेखा से नापा जाए तो OY2 नेशनल आय इनकम पर हमारी कुल आय कितनी हो रही है? यहाँ पर S1 है, जबकि हमारा कुल उपभोग कितना है? केवल SY2 के बराबर है। तो ये जो बचा हुआ है S1S की दूरी जो है, S1S जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? कुल सेविंग्स हो जाएगी, कुल बचतें हो जाएगी। क्योंकि जो 45 डिग्री रेखा है वो हमें बताती है उपभोग और आय का रेखा होती है, और जो CC रेखा है वो हमारे कंजप्शन बताती है। तो जो जितना आय हमने उपभोग में नहीं लिया है वो सब हमारी क्या हो जाती है? बचतें हैं, वही सब हमारी सेविंग्स हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जो ये 45 डिग्री वाली रेखा होती है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ज़ीरो सेविंग लाइन है, या फिर